शैलजा, किरण चौधरी, कई लोग मौजूद थे। हालांकि शाम 5 बजे दोबारा एक बैठक होगी और माना जा रहा है कि देर रात तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन की कल आखिरी तारीख है और ऐसे में उम्मीदवार के चयन के लिए कांग्रेस का जो मंथन था, जो बैठक थी, वो खत्म हुई है फिलहाल। लेकिन शाम 5 बजे एक बार फिर से बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि आज देर रात तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि आज सभी सियासी पार्टियां जींद उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगी। चूंकि कल आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने का जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है। हालांकि कल 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें एक उम्मीदवार राजकुमार सैनी की पार्टी का भी था। और ऐसे में चारों जो मुख्य पार्टियां हैं, जननायक जनता पार्टी जो कि पहली बार बनने के बाद किसी चुनावी रण में उतरेगी, दूसरा इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी आज ही उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। लेकिन मंथन लगातार सभी में चल रहा है और ऐसा होगी जिसमें उम्मीदवार के नाम को लेकर सहमति बनती नजर आएगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हुड्डा साहब, सहमति ना बन पाने की वजह क्या मानी जाए? देखिए, मुझे पता नहीं थी, आज सुबह मीटिंग होनी थी हमारी जो हरियाणा की जो कमेटी बनी है उसकी। हाँ। और उसमें बात पढ़नी थी, मुझे नहीं पता क्यों सहमति नहीं हुई, किस बात का नहीं हुई है। तो क्या मतलब मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूँ हुड्डा साहब कि अगर ठीक है आपको नहीं पता सहमति क्यों नहीं बन पाई, शाम को फिर मीटिंग होनी है, देर रात तक ऐलान होगा, लेकिन क्या ये माना जाए कि गुटबाजी तो कहीं जो है इस चुनावों में हावी होती कांग्रेस पर नहीं नजर आएगी और उम्मीदवार के खासतौर से नाम को लेकर भी? नहीं, गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। गुटबाजी होती तो सारे लोग इकट्ठे नहीं बैठते, सब लोग इकट्ठे हैं और चुनाव इकट्ठा होकर लड़ेंगे। आपको एक मंच पे सभी नेता नजर आएंगे। चलिए, शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रवक्ता कांग्रेस कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़े थे, जो कह रहे थे कि पता नहीं आखिरकार सहमति क्यों नहीं बन पाई, लेकिन सब एकजुट है और एकजुट होकर ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज देर शाम तक कर दिया जाएगा। तो नामांकन की कल आखिरी तारीख और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो मंथन चल रहा था, वो बैठक जो पर्यवेक्षक वेणुगोपाल की अध्यक्षता में चल रही थी, जिसमें हुड्डा, तंवर, शैलजा, किरण चौधरी मौजूद थे, कैप्टन अजय यादव मौजूद थे, वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। आज शाम 5 बजे एक बार फिर से ये बैठक होगी जिसमें मंथन उम्मीदवार को लेकर किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें, एक बड़ी खबर इस वक्त जींद उपचुनाव को लेकर आ रही है कि कृष्ण मिड्ढा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार ऐलान दिया है। कृष्ण मिड्ढा की अगर बात करें तो इनके पिता अभी तक इस सीट पर विधायक थे और उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई, उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद कृष्ण मिड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मिड्ढा परिवार पर ही दांव खेला है जींद उपचुनाव में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जींद उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कृष्ण मिड्ढा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार ऐलान दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जींद विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी की तरफ से कृष्ण मिड्ढा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने इसकी जानकारी दे दी है। इसके अलावा बराला ने कहा कि डट के जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस चुनाव को लड़ेगी और एक लेटर बिल्कुल एक लेटर तो जींद उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा के हस्ताक्षर वाले लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कृष्ण मिड्ढा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये जानकारी ये लेटर भी देता नजर आ रहा है। जींद विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, कृष्ण मिड्ढा पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेल दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कृष्ण मिड्ढा जो कि अगर बात की जाए तो इनके पिता अब तक विधायक थे और ऐसे में इन पर दाव खेला भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि इनके पिता के देहांत के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। अब तक इंडियन नेशनल लोकदल से ये विधायक थे, इनकी देहांत के बाद सीट खाली हुई और उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे कृष्ण मिड्ढा, जिसके बाद अब इनको उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। कृष्ण मिड्ढा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो प्रकाश फुलारा मेरे साथ जुड़ चुके, मेरे सहयोगी। प्रकाश, किस तरह से देखा जाए अब जिस जींद की जंग को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है उम्मीदवार का? जिस तरह से देखें तो आज लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा और लगातार लिविंग इंडिया न्यूज चैनल खुद ही सबसे पहले इस बात के संकेत दे गया था कि जींद विधानसभा के उपचुनाव में कृष्ण मिड्ढा को कहीं ना कहीं तौर पर बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और आज यही किया है। सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में इस बात का खुलासा कर दिया है कि उनकी तरफ से जो उम्मीदवार होंगे जींद विधानसभा के उपचुनाव में वो दिवंगत विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा होंगे। कृष्ण मिड्ढा ये वही हैं जिनके पिता पहले जींद विधानसभा में विधायक थे और उनकी निधन के बाद लगातार कृष्ण मिड्ढा को लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके बीच में बीजेपी ने जिस तरह से कृष्ण मिड्ढा को अपने पाले में किया, उनको बीजेपी में शामिल किया, उसके बाद से इनेलो जो जींद उसका गढ़ था वो कहीं ना कहीं तौर पर उसके लिए वो कमजोर साबित होता जा रहा था। और इस बीच में बीजेपी की ओर से जिस तरह से उम्मीदवारों के लेकर रेस में सुरेंद्र बरवाला थे, उसके बाद में जवाहर सैनी भी थे, लेकिन एक कद्दावर उम्मीदवार के तौर पर अगर देखा जा रहा था तो वो सिर्फ कृष्ण मिड्ढा को ही देखा जा रहा था, क्योंकि उनके पिता लगातार वहां पर 4 बार विधायक बनते आ रहे हैं। और जींद की विधानसभा की जो अगर हम देखें ज़मीनी सच्चाई देखें तो वहां पर लगातार दिवंगत नेता हरिचंद मिड्ढा एक मजबूत विधायक थे, लोगों में उनकी एक अच्छी लोकप्रियता थी और उसी को लेके हुए जिस तरह से कृष्ण मिड्ढा को बीजेपी ने शामिल किया, उसके बाद अब बीजेपी ये भी चाहती है कि कहीं ना कहीं उनके पिता की जो लोकप्रियता थी उनके बेटे को उसका फायदा पहुंचे और लिहाजा कृष्ण मिड्ढा इस लोकप्रियता का पूरा फायदा उठाएंगे। और कहीं ना कहीं तौर पर अब बीजेपी ने जिस तरह से सबसे पहले इस उम्मीदवार का ऐलान किया, यह माना जा रहा है कि जाटलैंड की जो सीट है उस पर बीजेपी ने एक अलग से पत्ता खेला है और इस पत्ते को खेलते हुए कहीं ना कहीं तौर पर बीजेपी वहां पर साबित हो जाएगी। और वो जो जींद में लगातार अपना एक खाता खोलना चाहती थी, 12 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और आज तक कभी बीजेपी ने वो खाता नहीं खोला, तो कृष्ण मिड्ढा को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस बार जो जींद विधानसभा का जो खाता है वो बीजेपी खोल लेगी। लेकिन अगर देखा जाए कि कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार का ऐलान होगा, लेकिन अगर प्रकाश इस सीट की बात करें, जो वोटर है वो पंजाबी वोटर भी है, नॉन जाट वोटर भी है और जाट वोट बैंक भी यहां पर काफी है। तो ऐसे में इन सारे समीकरणों को बिठाने में कृष्ण मिड्ढा, हालांकि अगर हरिचंद मिड्ढा की बात करें तो वो इंडियन नेशनल लोकदल से एमएलए थे, जिसको सीधे तौर पर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ट्रेडिशनल पार्टी हरियाणा में माना जाता है। तो ऐसे में मिड्ढा परिवार का इनेलो छोड़कर बीजेपी में आना, बीजेपी की टिकट से कृष्ण मिड्ढा का चुनाव लड़ना, क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाता नजर आएगा? तरह से कृष्ण मिड्ढा कहीं ना कहीं तौर पे बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था जिस तरफ से लगातार उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो माथापच्ची हो रही थी, उस बीच में जब मांगेराम गुप्ता के संपर्क बीजेपी के साथ चलने शुरू हो गए थे, मीडिया में खबरें आने लगी थी, उससे ये माना जा रहा था कि अगर कृष्ण मिड्ढा को बीजेपी टिकट नहीं देती तो इससे पंजाबी समुदाय जो है वो इससे नाराज हो सकता है बीजेपी में। तो ऐसे में लिहाजा अपने पंजाबी समुदाय को नाराज ना करके, अगर हमने देखा था कि कुछ दिन पहले ही नए साल से एक दिन पहले सीएम खट्टर जाते हैं और वो पंजाबी
समुदाय से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, गुरुद्वारा में माथा टेकते हैं, वहाँ पर लंगर भी छकते हैं। तो लिहाजा उसी चीज़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहीं ना कहीं तौर पर यह फैसला लिया कि अगर उनके पंजाबी जाट समुदाय है वो अगर नाराज हो जाए, तो लिहाजा अगर देखा जाए तो जो जींद की जंग है ये इस वक्त सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं तौर पर यहाँ पर जो प्रदेश के बीजेपी नेता है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये मोहर लगाई गई है। लेकिन इसको देखते हुए जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वो लगातार जींद विधानसभा को लेकर अपनी नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि जींद ये वो सीट है जो राज्य में सत्ता का परिवर्तन का रुख भी बदलती हुई दिखती रहती है। हमने देखा है कि जींद में जिसने बाजी मारी है वही हमेशा राज्य में सरकार बनाने में सफल हुआ है। ये जींद का इतिहास रहा है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर ताऊ देवीलाल ने अपने न्याय युद्ध की शुरुआत की थी। लगातार वो एक लोकप्रिय नेता भी बने थे। तो ऐसे में अगर जींद भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो उसके बाद जो आगामी विधानसभा जो चुनाव है उनको जीतने में कहीं ना कहीं वो सफल होती नजर आती है। लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है प्रकाश, आपने कहा कि जींद पर जो कब्जा करता है वो प्रदेश में सरकार बनाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान हो चुका है, लेकिन अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चूंकि कांग्रेस की मीटिंग एक बार 5 बजे होनी है, उसके बाद तय हो पाएगा कि उम्मीदवार कौन होगा। और दूसरा, नई पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से अटकलें हैं कि शायद परिवार का ही कोई सदस्य लड़े, लेकिन उसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं। तो कितनी दिलचस्प और कितनी रोचक ये जींद की जंग होती नजर आएगी? सबसे रोचक ये है कि बीजेपी अपने आप को क्यों मजबूत मान रही है। मजबूत इसलिए मान रही है, अगर हम कांग्रेस को देखें तो वो लगातार कई फाड़ हो रखे हैं कांग्रेस में। वो एक तरफ से देखा जाए तो वो एक संतरे की शक्ल में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हर कोई अलग अलग चल रहा है, हर कोई अपना अपना झंडा लेकर चल रहा है। अगर बात करें इनेलो की तो वो भी दो फाड़ हुई है। जींद बेशक इनेलो का गढ़ रहा हो, लेकिन इस बार जो दुष्यंत चौटाला अगर वो मैदान में आ रहे हैं जींद के विधानसभा के चुनाव में, तो उनके सामने सबसे पहले यही है कि इनेलो को कमजोर किया जाए, क्योंकि जो वोट बैंक है इनेलो का वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बंटेगा। और अगर इन दोनों के बीच से बंटता है तो वो कहीं ना कहीं जो वोटर का झुकाव होगा वो अन्य दलों की ओर से होगा। कांग्रेस को लगातार मुसीबत इस बात पे आ रही है कि आखिर वो किसके गुट को टिकट दे। लिहाजा लगातार दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, बैठकों का इतना जोर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की सहमति नहीं बन पा रहे। क्योंकि बैठक जो दिल्ली में हो रही है उसमें ये भी कयास लगाए जाते हैं कि लगातार जितनी भी बैठकें हो रही है उसमें कहीं ना कहीं तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर देरी से पहुँचते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तौर पर अशोक तंवर देरी से पहुँचने की यही है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार, उनकी तरफ से जो उनके गुट का जो उम्मीदवार है जिसका नाम वो फाइनल कर रहे हैं उसको टिकट मिले। लेकिन कांग्रेस का झुकाव इस वक्त मांगेराम गुप्ता की ओर भी जाता हुआ दिख रहा है। और लेकिन मांगेराम गुप्ता इस बार खुद वहां पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो बकायदा अपने बेटे की राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। मांगेराम गुप्ता को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं तौर पर जेजेपी को भी समर्थन देंगे, लेकिन उनके बेटे को जो टिकट देगा वही जींद में मांगेराम गुप्ता का साथ पाएगा। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और कांग्रेस को लेकर सबसे ज़्यादा एक मुसीबत की बात यह भी है कि कांग्रेस जो विधानसभा जींद में इस बार अपना झंडा लहराना चाहती है, उसके लिए मुसीबत हुड्डा भी बनकर आ रहे हैं। क्योंकि हुड्डा लगातार ये कह चुके हैं कि अशोक तंवर को 16 जनवरी से पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। तो ऐसे में लगातार जो तनातनी खेमे कांग्रेस गुट के अंदर है वो कहीं ना कहीं जींद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन बीजेपी इस पूरे खेल में एक मज़ेदार पार्टी बनकर उभर रही है और वो इस सब में एक मजा लेकर चल रही है आगे आगे। और इस बार इतिहास रचने की कवायद करते हुए बीजेपी ने जो किशन मिड्ढा को अपने पाले में करके उन्हें ही टिकट दी है, ये इस बार सबसे ज्यादा जीत चुनाव में रोचक। प्रकाश कहना चाह रहे हैं कि बड़ी बेहतर रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई है कि जो परिवार अभी तक इस सीट पर था उसको अपने खेमे में लेकर उसी परिवार के सदस्य को चुनावी मैदान में उतार देना। चूंकि एक सिंपैथी वोट बैंक भी होगा, एक पंजाबी वोट बैंक भी जुड़ेगा, और दूसरा चूंकि सूबे में सरकार है तो लोगों को भी ये लगेगा कि कम से कम अगर इसी को मौका दिया जाए, इसी पार्टी को मौका दिया जाए तो शायद जींद में विकास कार्य हो सके। सियासत जरूर होती है जींद से, सियासत का केंद्र कहा जाता है, लेकिन विकास के नाम पर आज भी जींद पर कई सवाल खड़े होते हैं। लगातार विकास को लेकर अगर हम बात करें तो दिवंगत विधायक जो हरिचंद मिड्ढा थे वो लगातार विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उठाते रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने जो जींद की जो 3 बड़ी समस्याएं हैं वहां पे सड़कों का निर्माण और
जिस तरह से सेम की समस्या है, जल भराव हो जाता है खेतों में, उसको लेकर और पेयजल की जो समस्या है उसका मुद्दा उठाया। और उस मुद्दे को उठाने के बाद मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर जींद में एक रैली करते हैं, उस जनसभा में करोड़ों रुपए की सौगात दे देते हैं और उस पर लगातार काम चल रहा है। तो ऐसे में ये सबसे अच्छा बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है कि जिस सौगात का मनोहर लाल खट्टर वहाँ से करीब 300 करोड़ रुपए की सौगात देकर आए हैं, लगातार ये सभी विकास कार्य करवाने हैं जो दिवंगत नेता हरिचंद मिड्डा वहाँ पर उठा चुके थे। अब अगर वो सौगात, वो सब समस्याएं हल होती हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो क्रेडिट होगा वो मिड्डा फैमिली को जाएगा, मिड्डा परिवार को जाएगा। और कृष्ण मिड्डा के बीच जो लोकप्रियता उनके पिता की थी वो इस बार उन्हीं विकास कार्य को लेते हुए लोकप्रियता को कितना कैश कर पाएंगे कृष्ण मिड्डा। शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जींद उपचुनाव को लेकर जो जींद की जंग है वो अब सियासी अखाड़ा सज चुका है। एक योद्धा मैदान में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्ण मिड्डा के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, कांग्रेस कौन कौन से उम्मीदवार उतारते हैं ये शाम तक तय हो जाएगा। उसके बाद हम कह सकेंगे जींद की जंग बेहद रोचक होती नजर आएगी।